हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम इग्नू की बुक का 7 चैप्टर डिस्कस करने वाले जो है पर्यटन बेनाम धरोहर स्थल। ये चैप्टर बहुत ही एग्जाम बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन आएगा, आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल में आपको मिलती रहते हैं। सो चलते हैं अपने धरोहर शब्द को समझते हैं कि धरोहर क्या है। पर्यटन ऐतिहासिक स्थलों, कलात्मक जीवन शैली, धरोहर अनुभव, सांस्कृतिक वातावरण, प्रदर्शन और दृश्य कला, संग्रहालय, संगीत और थिएटर पर केंद्रित है। सांस्कृतिक पर्यटन में स्वदेशी वातावरण का आनंद लेना, ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारक और अवशेषों और यहाँ तक कि गांव और ग्रामीण इलाकों में जाना भी एक शामिल है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि वो सारे पर्यटन स्थल जो हमारे ऐतिहासिक स्थल से जुड़े हैं उसमें कोई ना कोई कला ज़रूर देखने को मिलती है, जिसे देखने के भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं। या हम एक तरीके से अनुभव भी कह सकते हैं उस स्थल का, कि कोई भी पर्यटक किसी भी देश विदेश में जा रहा है और उसको बड़ा ही सुंदर वो दृश्य दिखता है तो वो अनुभव अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से शेयर करता है, तो वो भी एक तरीके का अनुभव पर्यटन को विकसित करने में, बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारी सांस्कृतिक, हमारा वातावरण, कोई भी परिदृश्य जो भी हमारी कला, संगीत, संग्रहालय, धरोहर, थिएटर व मूवीज से जुड़े होते हैं वो भी एक तरीके से हमारी धरोहर कहलाती है। साथ ही स्वदेशी वातावरण, आनंद लेना, ऐतिहासिक, धार्मिक स्मारक, गाँव व ग्रामीण चीज़ें भी सारी की सारी चीज़ें हमारे धरोहर के अंदर आती है। ये वो सारी चीज़ें जो हमें विरासत के रूप में मिली होती है, या फिर कोई भी पर्यटक किसी चीज़ को देखकर फेमस होता है या फिर किसी भी चीज़ को देखकर वो उस दिशा की ओर या उस जगह जाने के लिए अपने मन में विचार लेके आता है या उसको वो अट्रैक्ट करती है, वो सारी ही चीज़ें हमारी धरोहर के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों, हेरिटेज धरोहर पर्यटन में शामिल एक महत्वपूर्ण आयाम है। हेरिटेज को एक तरीके से धरोहर होती है। धरोहर जो भी हमारे पूर्वजों से मिलती है, हमारे इतिहास से मिलती है, जो पुरानी है, जिसका इतिहास आज भी देखने को मिलता है और उसे देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ देखने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं। वही परिस्थिति या वही चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, एक हेरिटेज धरोहर के अंतर्गत की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, हेरिटेज विरासत संस्कृति के उन पहलुओं को संदर्भित करती है जो अतीत से विरासत में मिली है और जिसका ऐतिहासिक मूल्य है। धरोहर पीढ़ियों से भावी पीढ़ियों के लिए एक उपहार है। परिवारों के लिए धरोहर एक पुराने और ऐतिहासिक घर के रूप में संपत्ति हो सकती है। संपत्ति जैसे कि खानदानी फर्नीचर, गहने और परंपराएं या फिर कोई विशेष अनुष्ठान या समारोह। देश की धरोहर की बात करते हुए हम इसके इतिहास, सांस्कृतिक और उपलब्धियों का उल्लेख कर रहे हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि वो सारी ही चीज़ें जो हमें अपने पूर्वजों से, अपने इतिहास से, अपने राजवंशों से, जिसने भी अभी तक शासन किया, उन सभी ने जितने भी कार्य किए हैं या फिर उनके जो भी नियम कानून उन्होंने अपनाए हैं, वो सारी ही चीज़ें उनको हम देखते हैं। जैसे ताजमहल हो गया, है ना, लाल किला हो गया, पुरानी दिल्ली में आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, नई सड़क हो गई, कुतुब मीनार हो गए, ये वो सारी धरोहर है जो हमारे राजवंशों से मिली है। और साथ ही कुछ ऐसी परंपराएं, रीति रिवाज, गहना, आभूषण, वो हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता जो दादा परदादी के रूप में हैं और बच्चों को अपने माता पिता से मिलते हैं, वो सारी ही चीज़ें बच्चे संभाल के रखते हैं, या हम कह सकते हैं पर्यटक उन्हें देखने के लिए आते हैं और उनका उस समाज से कुछ ना कुछ नाता ज़रूर होता है। उन सभी चीज़ों को देखभाल करना एक पर्यटक का या स्थानीय लोगों का कार्य होता है। उन सभी के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, या वो किसी ना किसी प्रकार से पर्यटकों के सामने प्रस्तुत हो रही है या फिर उसका आकर्षण बन रही है उस जगह का घूमने का, तो वो सारी ही चीज़ें हमारी एक विरासत के अंतर्गत आती है। अब उदाहरण से समझते हैं कि बच्चों की धरोहर हेरिटेज क्या है। भारत की धरोहर में पूजा स्थल, जामा मस्जिद, ताजमहल
और जैसे स्मारक मंदिर में कोणार्क, अजंता एलोरा जैसे स्थल शामिल है। महान धार्मिक संग्रहालय कुरुक्षेत्र और पानीपत जैसे ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र और सामाजिक और राजनीतिक नेताओं के सम्मान में बने संग्रहालय और राजघाट जैसे संग्रहालय भी हमारी धरोहर का एक हिस्सा है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारत के अंदर ये सारी चीज़ें बनी हुई है, जामा मस्जिद हो गई, हमारी ताजमहल हो गई, स्मारक हो गई, एलोरा की गुफा हो गई, पानीपत के अंदर जो भी युद्ध हुआ उससे जो भी शिक्षा मिली हमें, उसको हमने संग्रहालय के रूप में या फिर सामाजिक ऐतिहासिक रूप में उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उसे देखने के लिए जो भी पर्यटक है उससे आकर्षित होकर आता है या उसे देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए आता है, वो सारी ही चीज़ें हमारे लिए एक धरोहर हेरिटेज कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब इसकी परिभाषा से हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो इसकी धरोहर की क्या परिभाषा होती है। वह प्रक्रिया जो भूदृश्य मतलब भूमि, प्राकृतिक इतिहास की इमारतें, कलाकृतियाँ और सांस्कृतिक परंपराएं जो या तो वस्तु या रूपक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती है, वह प्रक्रिया धरोहर कहलाती है। ये धरोहर विश्व स्तर, राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर पर मौजूद हो सकती है। बच्चों, एक तरीके से वह सारी प्रक्रिया जो हमें भूमि के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, इतिहास के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा या हमारे पुराने स्मारकों के द्वारा जो भी संपत्ति एक जने से दूसरे जने को दी जाती है और उसका देखभाल रखा जाता है दूसरी पीढ़ी के द्वारा, वो सारी ही चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, एक तरीके से धरोहर कहलाती है। ये विश्व स्तर पे भी हो सकती है, जैसे हम विश्व स्तर पर कह सकते हैं जयपुर सिटी, अजंता की गुफा, ये सारी ही विश्व स्तर पर लोग देखने के लिए आते हैं। राष्ट्रीय स्तर मतलब उसकी सीमाओं के अंदर, और क्षेत्रीय स्तर भी उस जगह के क्षेत्रों के अंदर के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक वहां घूमने आते हैं। वो स्थल कहीं ना कहीं हमारी परंपरा से, हमारे रीति रिवाज से, इतिहास से या फिर पूर्वजों के ज़माने से जुड़ी होती है। उन सभी से आकर्षित होकर पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। वो प्रक्रिया एक तरीके से हमारी क्या कहलाती है, धरोहर कहलाती है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धरोहर में व्यक्तिपरक, व्यक्तिगत और भावात्मक और एक ही समय में उद्देश्यपूर्ण और कार्यात्मक है। बच्चों, जो धरोहर होती है क्या है, एक तरीके से हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारे पूजा पाठ परंपराएं, हमारे पुराने स्मारक, हमारे सामाजिक आर्थिक चीज़ें, वो सारी ही चीज़ें धरोहर कहलाती है। परंतु वो व्यक्तिगत मतलब कि किसी एक व्यक्ति की इंडिविजुअल फीलिंग्स भी हो सकती है, उसका एक निर्णय भी हो सकता है, उसकी वो भावात्मक चीज़ भी हो सकती है, उसकी भावना, इमोशनली वो कहीं ना कहीं अलग अलग उद्देश्य से उस जगह पर घूमने जाता है। मतलब एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण से, जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी किसी न किसी से प्रभावित होकर जा रहा होता है तो वो कार्य क्षेत्र के बिहाफ पे भी उस जगह को देखने के लिए जा सकता है। या फिर भावात्मक, जैसे मंदिर से जुड़ना, किसी भी टेम्पल से आत्मा से जुड़ना, परमात्मा की ओर जाना, इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है जो बड़े बुजुर्गों में भारी मात्रा में देखी होती है, वो भावात्मक रूप से ऐसे स्थलों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर परमात्मा से या कुछ ना कुछ शिक्षा, बहुत सारे चीज़ों से हमें शिक्षित किया जाता है। ऐसी भावात्मक हमारे मन में होती हैं, उस तरीके से वैसे पर्यटक उस जगह पर जाते हैं। कुछ व्यक्ति अपने इंडिविजुअल अकेला रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पर वो खुद अपने आप को एनालाइज करे, अपने आप को टाइम स्पेंड करे, वो ऐसे भी धरोहर स्थल बहुत सारे देखने को मिलते हैं। सभी व्यक्ति के, सभी लोगों के अलग अलग एज ग्रुप के पर्यटन स्थल हमें भारत में देखने को मिलते हैं। पूरे विश्व स्तर पर भी हम देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं। और उदाहरण समझते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर एक विदेशी पर्यटक के लिए धरोहर स्थल है जो इसे एक प्राचीन संस्कृति के अवशेषों के रूप में देखता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य जो जगन्नाथ मंदिर है वो विदेशी पर्यटकों के लिए क्या है, एक धरोहर है जो प्राचीन संस्कृति की है। वो उनको किस रूप में देखता है, एक अवशेष के रूप में देखता है। वहीं हिंदू जो भक्तों के लिए यह क्या है, एक भक्ति या भक्त का स्थान है और एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्तर पर एक विशेष देवता के भक्तों के लिए यह भावनात्मक ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक जगह है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हिंदू भक्त होते हैं उनके लिए ये मंदिर क्या है, भक्तों के लिए भक्ति का एक स्थान है। और अगर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत स्तर के एक विशेष देवी देवताओं को इच्छा पूर्ति करने वाली जगहों के रूप में देखता है। इस प्रकार यह एक वस्तु के रूप में धरोहर के
आकर्षण के कारण क्षेत्रों की बढ़ती संख्या को धरोहर स्थलों के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी लोकप्रियता व आकर्षण का कारण कई विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो कई प्रकार की वस्तु जगहें होती हैं, वस्तु से बनी हुई जो जगहें होती है, धरोहर स्थल हो गए, मंदिर हो गए, प्राकृतिक जगहें हो गई, वो सारी की सारी वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पर्यटक अपनी भावना से जुड़कर उस स्थल के आकर्षण को देखते हुए उससे अट्रैक्ट होकर उस यात्रा को करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। इस जिसकी वजह से इस क्षेत्रों की बढ़ती हुई मांग को धरोहर स्थलों को बढ़ावा के रूप में और लोगों के सामने प्रकाशित किया जा रहा है। टेलीविज़न के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, ब्रोशर के द्वारा, अन्य कई प्रचारों के द्वारा इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस पर कई विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसको समझते हैं। तीघे ने अपने विचारों में बताया है कि धरोहर पर्यटन सभी संस्कृति, परंपरा, स्थानों और लोगों के मूल्य के बारे में है। तीघे कहते हैं कि जो विचार उन्होंने अपने बताए हैं पर्यटन को लेकर, वो कहते हैं कि जो पर्यटन जो धरोहर के रूप में उभर कर आई है, वो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं, स्थानों को लोग जो देखने के लिए आते हैं वो कहीं ना कहीं उनके मूल्यों को चुकाते हैं। लोगों के मूल्य जो है वो कहीं ना कहीं उस स्थान से जुड़ जाते हैं और वो उसको देखने के लिए कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य देते हैं। ठीक है। ब्रिजन और टेसल्स, उन्होंने अपने विचार में हेरिटेज धरोहर पर्यटन में प्राकृतिक उद्यान और प्राकृतिक सुंदरता के जंगल शामिल है। ब्रिज और टेसल्स अपने विचारों में बताते हैं जो धरोहर है वो कहीं ना कहीं पर्यटन को तो जोड़ती है, साथ ही उसकी प्राकृतिक सुंदरता को भी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और वो बड़े बड़े जंगल, वो प्राकृतिक चीज़ें वो पर्यटन को बढ़ावा देती है और उसे जोड़ते हुए वो एक तरीके से धरोहर बन जाती है। ठीक है। वेलर और हेल के अनुसार हेरिटेज पर्यटन में स्मारक, संग्रहालय, युद्ध क्षेत्र, ऐतिहासिक संरचनाएं और भूमि चिन्ह शामिल है। वेलर और हेलर अपने विचारकों में बताते हैं कि जो धरोहर है पर्यटन को लेकर वो क्या है, स्मारक, संग्रहालय, युद्ध क्षेत्र, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का एक दूसरे को युद्ध कर उस पर अपना साम्राज्य बना लेना, उसके अवशेष भी देखने को मिलते हैं। वो भी एक तरीके से हमारे ऐतिहासिक युद्ध संरचनाएं होती हैं और वहाँ की जो भूमि के चिन्ह होते हैं वो सारी की सारी एक पर्यटन स्थल में धरोहर का कार्य करती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हरग्रोव के अनुसार कि पर्यटन किसी ऐसी चीज़ की खोज करने के बारे में है जो अतीत को जोड़ता है और अभिन्न रूप से अतीत के सुखद प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। अधिक गहराई में धरोहर के अर्थ को समझने के लिए इसे संस्कृति की अवधारणा से जोड़ना महत्वपूर्ण है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि हरग्रोव जी अपने विचारों में बताते हैं कि पर्यटन क्या है, वह एक तरीके से खोज की प्रक्रिया है जो हमें अतीत को से जोड़ती है और अतीत को अच्छे से समझने के लिए, उसके सुखद प्रसंगों को समझने के लिए, उस इतिहास को समझने के लिए कि किस तरीके से वह शासन चलाया करते थे राजाएं महाराजाएं, और साथ ही किस तरीके से हमारा इतिहास रहा है, उसके प्रसंगों को सुखद व दुखी जैसे भी रहे, उनकी सामाजिक आर्थिक संस्कृति जैसी भी रही है, पहनावा ओढ़ना जैसा भी रहे, उन सभी को जानने के लिए हमें इतिहास से जुड़ना पड़ेगा और इसको समझने के लिए हमें उसकी गहराई तक उतरना पड़ेगा। तभी हम उस इतिहास के सुखद प्रसंगों को समझ सकते हैं और उसकी संस्कृति को अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे हमें पर्यटन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सांस्कृतिक धरोहर एक समुदाय द्वारा विकसित जीवन जीने के तरीकों की अभिव्यक्ति है। संस्कृति क्या है? एक धरोहर है ना, जो हमारे पूर्वजों से मिलती है। वो एक तरीके से एक समुदाय द्वारा विकसित जो भी जीवन होता है, जो भी जिस जीवन में हम जीते, हमारे माता पिता से बच्चे, फिर बच्चे से बच्चे, उन जो एक प्रकार से समूह बनता है या हम कह सकते हैं एक संघ बनता है, उसको जीने का एक तरीका है संस्कार अपने माता पिता से लेता है और उससे अपना पूरा जीवन जीता है, और वही वो प्रक्रिया एक तरीके से हमारी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है। यह रीति रिवाज, प्रथाओं, स्थानों, वस्तुएं, कलात्मक विस्तार और मूल्य सहित पीढ़ी दर पीढ़ी तक पारित की जाती है। और ये जो रीति रिवाज है, जो हमें अपने परंपराएं हमारे
पेरेंट्स से मिलती है, हमारे पूर्वजों से मिलती है, उसी पीढ़ी के द्वारा हम अपना एक जीवन से दूसरे जीवन में जीते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, जिससे हम उस संस्कृति को जीते हैं, साथ ही उसे एक तरीके से हमें विरासत के रूप में अपने बच्चों को भी प्रदान करते हैं। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कला हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, रीति रिवाज हो सकता है, पहनना ओढ़ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप लोगों के मूल्यों, विश्वासों और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, और जो भी हमारी संस्कृति है वो उसके अंदर जितने भी विश्वास है, मूल्य हैं, आकांक्षा है, जितने भी रीति रिवाज है, वो एक जगह से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिसकी वजह से वह एक तरीके से उस संस्कृति को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक वस्तु और सामूहिक समारोह अक्सर देश की पहचान को परिभाषित करते हैं और प्रतीक है, और यही वो कल्चर है जो हमें अपने पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, और हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सारी परंपराएं जाती है, और यह उस देश की पहचान है, उसको परिभाषित करता है, उसे अभिव्यक्त करता है, और अच्छी कल्चर हो तो वह एक तरीके से प्रतीक के रूप में देश के उभर कर सामने आता है। ठीक है बच्चों, वारसा में यहूदी संग्रहालय न केवल यहूदी पहचान का बल्कि उनके इतिहास और उनके सामूहिक दुख का भी निरंतर प्रतीक है। बच्चों, वारसा अपने शब्दों में कहते हैं कि वारसा में जो यहूदी संग्रहालय है वो एक तरीके से यहूदियों की पहचान का प्रतीक तो है ही है, साथ में एक दुखद पीढ़ी और एक इतिहास का भी प्रतीक के रूप में उभर कर आया है। इसी तरह लाल किला अतीत के इतिहास का प्रतीक होने के साथ साथ वर्तमान में राष्ट्र का भी प्रतीक है, और इस तरीके से उन्होंने अपने विचार में बताया है कि लाल किला भी भारत देश के लिए एक अतीत का तो प्रतीक है, साथ में वो एक देश का भी प्रतीक माना जाता है। सांस्कृतिक समारोह सामाजिक एकजुटता और संबंधों को एक समुदाय समूह और राष्ट्र जैसी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से लोगों में अपनेपन की भावना को सुदृढ़ करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से हम सामाजिक आर्थिक संस्कृति से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक समुदाय के रूप में राष्ट्रीय व बड़ी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से आपस में एक भावना पैदा करती है, अपने व्यक्तित्व को लोगों को समझने में, समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, जिससे हमारे अंदर एकता का, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, यूनेस्को और विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण जैसे आमतौर पर विश्व धरोहर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा का उद्घाटन किया गया है, जिसने राष्ट्रीय प्रतीक को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य और सभी की संपत्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है, और मानव जाति को अतीत के एक आवश्यक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो विश्व धरोहर है वो विश्व धरोहर को और राष्ट्रीय धरोहर को दोनों को ही संरक्षित करने का काम करती है। साथ ही उसमें कोई भी छेड़छाड़ होती है या फिर उसमें कुछ भी दिक्कत आती है, उसमें कुछ पर्यटकों की वजह से बार बार जाने से या छूने से उसमें कुछ भी दिक्कत होती है, तो उसको संरक्षित करती है, पुनर्निर्माण करवाती है, साथ ही उसकी देखरेख का ध्यान रखती है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको सार्वभौमिक उत्कृष्ट घोषित कर दिया है, जिससे वह पूरे विश्व की संपत्ति बन गई है, जिसका ध्यान रखना सभी मनुष्य का, सभी पर्यटकों का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। साथ ही उन संपत्तियों को मानव जाति की उत्पत्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है कि किस तरीके से पास्ट में जो चीज़ें रही है, जैसे भी राजा रहे हैं, उनका इतिहास रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए, जिससे पर्यटक आकर्षित होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थल को और बढ़ावा दिया है। ठीक है बच्चों, उदाहरण से समझते हैं कि किस तरीके से यूनेस्को ने एक यूनियन बनाकर पूरे विश्व के पर्यटन स्थलों को, या हम कह सकते हैं धरोहर को संरक्षित किया है, और किस तरीके से आज भी वो हमें अपने पर्यटन स्थलों को ध्यान में रखने की प्रेरणा देती है। उदाहरण है पर्यटन स्थल है जिन्हें हेरिटेज वॉक के नाम से जाना जाता है। चौक हम एक तरीके से चांदनी चौक कह सकते हैं, जैसे एक पुराने शहर की गलियां और उपनगर के माध्यम से लोगों को ले जाए, जहां हर कदम एक कहानी कहता है। इनमें ना केवल जगहें शामिल होती हैं बल्कि गंध और भोजन भी शामिल होता है। बच्चों, हेरिटेज वॉक अपन कहते हैं कि एक तरीके से चांदनी चौक एक जगह है जहां पर पर्यटक भारी मात्रा में घूमने जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा ही बाज़ार के रूप में कह सकते हैं, घूमने फिरने के रूप से बहुत सारे पर्यटन स्थल भी
भी वहाँ देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी गलियाँ और पुराने ज़माने का जिस तरीके से स्ट्रक्चर, खान पीन, गंध रहती थी, वो आज भी वहाँ उन्हें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इतिहास है वो चाहे स्मारक का हो, चाहे वो कला का हो, धर्म का हो, या फिर किसी भी स्थल या किसी भी जगह का हो, वो कहीं न कहीं आज भी प्रभावित होता है पर्यटनों के द्वारा। और या हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इतिहास में था वो आज भी उसको फ़ील किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र के संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। कला, भौतिक व्यवस्था और संबंधित अनुष्ठानों के संरक्षण एवं सांस्कृतिक महत्व की गतिविधियों द्वारा स्थानीय संगीतों और कलाकारों को समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे धरोहर का विकास होता है। और जिस तरीके से यूनेस्को है उसने पर्यटन को बढ़ावा दिया है, स्थानीय संसाधन जो भी वृद्धि की गई है, जिससे पर्यटकों की आवश्यकता पूर्ण होती है, उनकी जो प्राथमिक आवश्यकता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, और उस स्थल के, उस पर्यटन के, उस धरोहर का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है, जिससे वहाँ की सांस्कृतिक को नुकसान ना पहुँचाए, चाहे धर्म हो उसको नुकसान ना पहुँचाए, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी धरोहर को पर्यटक के द्वारा नुकसान ना पहुँचाया जाए, और उनकी कला को, उनके एहसास को वैसे ही पुनर्जीवित रखा जा सके जैसे इतिहास में था। और इस प्रकार धरोहर का ध्यान रखते हुए यूनेस्को ने उसको बढ़ावा दिया है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 तक 160 देशों में कुल 1121 विश्व धरोहर स्थल है। बच्चों, विश्व में अभी तक 2020 तक जो अनुमान लगाया गया है जनगणना के द्वारा, उसमें 1121 विश्व धरोहर जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। और सांस्कृतिक रूप में 869 स्थल ऐसे हैं जहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं, संस्कृति से जुड़े हुए स्थलों को। और प्राकृतिक से 213 ऐसे स्थल है। मिश्रित स्थल में बच्चों 39 स्थल है, जहाँ पर मिश्रित व्यवस्था, मिश्रित पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, चीन और इटली दोनों देशों में 55 साइट्सों के साथ किसी भी देश में सबसे अधिक है। चीन और इटली के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर पर्यटक भारी मात्रा में घूमने जाते हैं। वह 55 साइट्स हैं जहां पर पर्यटक जाते हैं। इसके बाद स्पेन आता है जहाँ पर 48 पर्यटन स्थल है, जर्मनी में 46 है, फ्रांस में 45, भारत में 38 और मैक्सिको में 35 पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर स्थल एक संक्षिप्त इतिहास। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि विश्व स्तर की धरोहर जिसे पूरा विश्व देखने के लिए जाता है, उसके इतिहास को हम पढ़ने जा रहे हैं एक संक्षिप्त के रूप में। पहला है, विश्व धरोहर स्थल शब्द का तात्पर्य प्रकृति के अतीत और अजूबों के उन खजानों से है जो इतने अनोखे हैं कि दुनिया के सभी देशों का कर्तव्य है कि वह देश की परवाह किए बिना, चाहे वह जिस भी देश में हो, उनकी रक्षा करे। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो विश्व धरोहर है जिसे पूरे विश्व से देखने के लिए पर्यटक आते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो इतिहास की चीज़ें हैं या अजूबे रहे हैं इतिहास के अंदर, उन सभी को ठीक ढंग से वो देखें और साथ ही उनके नियम कानूनों का पालन करें, जिससे उन्हें भी किसी तरीके से ठेस ना पहुंचे और वो जैसे कि जैसे हैं वो वैसे ही आगे समय आने तक वैसे ही बने रहे। उनकी आकर्षण जो है वो कम ना हो, उनको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, चाहे वो उस देश का पर्यटक हो या ना हो, उसका ध्यान रखना, उनके नियमों को मानना है, उनको किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाना। ये एक पर्यटक का या एक हम कह सकते हैं पूरे विश्व के पर्यटकों का कर्तव्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक और हमारे ग्रह की प्राकृतिक संपदा और विविधता को दर्शाते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र का जन्म दो अलग अलग आंदोलनों के वजह से हुआ था। पहला सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के लिए था, दूसरा प्राकृतिक के संरक्षण से जुड़ा एक आंदोलन था। बच्चों, जो विश्व धरोहर स्थल है वो हमारे एक तरीके से सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदाओं को, विविधताओं, उनके नियमों को, उनको कानूनों को, उनको संरक्षित करने का, पुनर्निर्माण करने का कार्य करता है, जिससे जो हमारा इतिहास है, हमारे स्मारक चीज़ें, जो धरोहर चीज़ें हैं, जो विरासत चीज़ें हैं, उनको ठीक ढंग से संचालित कर सके। तो इस तरीके से यूनेस्को ने विश्व को जन्मदाता तो कह सकते हैं, साथ ही उन्होंने दो अलग अलग आंदोलनों के साथ उसका
का निर्माण किया था। पहली जो थी वो सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के लिए किया था आंदोलन, और दूसरा प्राकृतिक संरक्षण के लिए उन्होंने आंदोलन किया था कि वह इसका ध्यान रखते हुए किसी भी देश को डेवलप करना चाहिए और पर्यटक अगर घूमने आए तो उसको किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस तरीके से 2 आंदोलन हुए यूनेस्को द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है पहला आंदोलन मिस्र में असवान हाई डैम के निर्णय के साथ शुरू हुआ। ये डैम उस घाटी में बह गया होगा जहां अबू सिम्बल मंदिर स्थित था। पहला जो आंदोलन था वो मिस्र से असवान हाई डैम के निर्णय के साथ हुआ था, मतलब उन्होंने करवाया था पहला जो आंदोलन था, जहां पर अबू सिम्बल मंदिर नदी में बह गया था, या हम कह सकते हैं घाटी में बह गया था। दूसरा 1959 में यूनेस्को ने इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाया। अभियान का 50 देशों का साथ मिला और संगठन का जन्म हुआ, और 1959 में यूनेस्को ने एक आंदोलन चलाया या अभियान चलाया जिसके अंदर इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया, और इस आंदोलन के अंदर 50 देशों ने अपना सहयोग दिया और इस आंदोलन का उदय हुआ। 1972 में विश्व धरोहर स्थल की पहचान, संरक्षण और संवर्धन में राष्ट्र की सहायता के लिए विश्व धरोहर निधि अपनाई गई। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो विश्व धरोहर हमारी यूनेस्को है उसने 1972 में जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल है या धरोहर है उनकी पहचान कराई, उनका देख रेख करवाया, उनका प्रचार प्रसार कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित की जाने वाली जगह के लिए इन देशों की सीमाओं के भीतर होना चाहिए जिन्होंने विश्व धरोहर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जिन भी देशों ने विश्व धरोहर के अंदर अपने हस्ताक्षर किए, उसमें पार्टिसिपेट किया, पर्यटन स्थलों की धरोहर को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उन लोगों को उस देश के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल है वो उसी देश की सीमाओं के अंदर होने चाहिए, और वही लोग इन देशों के लोग जो भी है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूनेस्को में या विश्व धरोहर के अंदर जो हस्ताक्षर हुआ सम्मेलन था उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय और विश्व धरोहर स्थल। अब पढ़ते हैं हम भारत की विश्व धरोहर स्थल कौन कौन सी है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह के महान स्थलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे बनारस के पास सारनाथ में मैं बुद्ध को लगभग अपना पहला उपदेश देते हुए अशोक के पत्थर के खंभे उनके शिलालेखों के साथ उनकी शानदार भाषा में मुझसे बात करेंगे और मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो एक सम्राट था, जो किसी भी राजा या सम्राट से बड़ा था। बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने क्या कहते हैं विचारों में व्यक्त करते पर्यटन को लेकर कि जब वो बनारस गए थे तो उन्होंने सारनाथ में पहली बार बुद्ध धर्म को लोग में से बौद्ध को देखा था और वह उपदेश दे रहे थे एक पत्थर व एक शिलालेख के पास। तो उन्होंने सोचा कि वह मुझे एक शानदार भाषा में एक अच्छे व्यक्ति व एक अच्छे सम्राट के बारे में बताएंगे, और वहीं से उन्होंने प्रचार किया, या हम कह सकते हैं उनके दिमाग में आई कि पर्यटन के अंदर हमारी जो धरोहर है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है आर्थिक स्थिति को ठीक करने में। ठीक है, भारत सभ्यता और धर्म और दर्शन के कार्य प्रमुख में से एक इस भौतिक दुनिया में आध्यात्मिक और मानसिक क्रियाकलापों के माध्यम से इसे पेश करने के लिए बहुत कुछ है। बच्चों, भारत सभ्यता के अंदर धर्म व दर्शन बहुत सारे देखने के लिए, बहुत सारी कला संस्कृति प्राकृतिक दृश्य, बहुत सारी चीज़ें व आध्यात्मिक चीज़ें, भौतिक चीज़ें, मानसिक क्रियाकलापों के तौर पर बहुत सारी चीज़ें भारत के अंदर विराजमान है, क्योंकि भारत एक बहुविविधता वाला देश कहलाता है जिसके अंदर बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी भाषाओं के धर्म, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, जिसमें बहुत सारे कैटेगरियाँ हमें देखने को मिलती है अलग अलग पर्यटन स्थल की धरोहर की, जिसकी वजह से हम एक तरीके से इसे समझ सकते हैं कि भारत एक बहुविविधता वाला देश है और बहुत ही बड़ा एक पर्यटन उद्योग के रूप में उभर कर आया है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, दार्शनिक ध्यान, योग, आयुर्वेद, शारीरिक और मानसिक उपचार और प्राचीन परंपराएं और प्रणालियों के साथ संपर्क भारत को एक उत्कृष्ट आकर्षक गंतव्य बनाते हैं।
रहस्यवाद और इतिहास हमेशा ऐश्वर्य या अवकाश यात्रा के बजाय गंभीर संशोधन पर्यटकों को मोहित करेगा। बच्चों, जितने भी हमारे भारत के अंदर दार्शनिक ध्यान है, जो भी देखने के योग्य होती हैं पर्यटन स्थल, उन कुछ योगा के ऊपर होते हैं, कुछ पर्यटन स्थल जहाँ पर बिल्कुल पीस मिलता है, हरियाली होती है चारों दिशाओं में, हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा होता है, वो एक तरीके से पर्यटक आकर्षित होते हैं उन स्थलों से। आयुर्वेदिक चीज़ों से आकर्षित होते हैं। शारीरिक व मानसिक उपचार जितने भी होते हैं, रिलैक्स करने की प्रक्रिया की जगहें होती हैं, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि हम अपनी बॉडी मसाज कराते हैं या बॉडी को एक तरीके से रिलैक्स करने की एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं। तो ऐसे स्थल भी कहीं ना कहीं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ऐसे स्थल पर पर्यटक भारी मात्रा में अपने आप को रोक नहीं पाते और आकर्षित होकर वहाँ पर जाते हैं। और साथ ही इतिहास में ऐश्वर्य व अवकाश यात्रा, जब भी ऐसे स्थल होते हैं जो बहुत ही सुंदर और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते हैं, एक झलक से ही पर्यटक मोहित हो जाता है। इस तरीके के भी इतिहास रहे, जैसे हमारा ताजमहल है एक तरीके से हम कह सकते हैं, और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल है जिसे देखकर पर्यटक अपने आप को रोक नहीं पाता और उसे देखने के लिए चला जाता है। और ये वो स्थल भी कहलाते हैं जहाँ पर पर्यटक को शांति मिलती है और कुछ अवकाश के लिए जो उन्हें ऑफिस से छुट्टी मिलती है, उन दिनों को भी वो वहाँ पर इंजॉयमेंट करते हैं। अलग अलग पर्यटकों की, अलग अलग एज के ग्रुपों की अपनी अपनी एक कैटेगरी होती है पर्यटन स्थल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा गुफा, उत्तर प्रदेश के आगरा का ताजमहल और किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य, भीमबेटका के एक आश्रय स्थल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई आदि कुछ ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बच्चों, ये वो सारे स्थल हैं जहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में, एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसे एक सूची में सूचीबद्ध किया गया है, जिसे हम विश्व धरोहर स्थल कह सकते हैं। इसका ध्यान रखना एक पर्यटक का अपना कर्तव्य होता है कि वह चाहे पूरे विश्व में घूमे, चाहे वो उस देश का नागरिक हो या ना हो, वह उन सारे पर्यटन स्थलों की देखरेख व उनके नियम कानूनों का भी ध्यान रखे और उसको किसी भी तरीके से ठेस ना पहुंचाए। ठीक है, भारत में वर्ष 2020 तक यूनेस्को द्वारा कुल 37 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अभी 2020 के वर्ष में यूनेस्को ने 37 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल, जहां पर सार्वभौमिक रूप से सभी वैश्व स्तर पर पर्यटक उसको देखने आ सकते हैं, उन सभी को एक सूची में समृद्ध किया गया है, साथ ही उसे विश्व धरोहर घोषित किया है। सो अब चलते हैं हम केस स्टडी की ओर, जिसमें आपको ताजमहल और भीमबेटका के बारे में पढ़ना है और जानेंगे कि किस तरीके से ये आज हमारे केस स्टडी के रूप में ही नहीं, बल्कि हमारे धरोहर, हमारे देश की एक प्रतीक के रूप में भी उभर कर आती है। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल सबसे अधिक देखे जाने वाली और सार्वभौमिक रूप से जाने जाने वाली जगह है। आज ताजमहल को भारी मात्रा में पर्यटक देखने के लिए आते हैं और सबसे अधिक देखे जाने वाली जगह मानी जाती है, जिसकी वजह से एक आज ये सार्वभौमिक रूप से स्थल बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था 1500 से 92 से 1666 के अंतराल के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है मकबरा न केवल शाहजहां ने प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के लिए एक शानदार दफन स्थल था, बल्कि सम्राट के मुख्य इतिहासकार अब्दुल अहमद लाहौरी द्वारा उनके काम में बताए गए पद के लिए सम्राट की शक्ति और महिमा का भी प्रमाणित है। बच्चों, बहुत सारे विचारकों ने अपने विचारकों में अलग अलग डेफिनेशन से मकबरे को प्रस्तुत किया है। कुछ लोगों के लिए यह मकबरा एक तरीके से मुमताज़ महल के दफन स्थल है, वहीं इतिहासकार अब्दुल अहमद लाहौरी के लिए यह एक तरीके से काम के अंदर अच्छे पद के लिए व सम्राट की शक्ति और महिमा दिखाने का प्रमाण भी माना जाता है। नेक्स्ट है
ताजमहल आज पर्यटन के संदर्भ में दुनिया में सबसे अधिक देखी जाने वाली स्मारकों में से एक है, जो अपनी राजस्व कमाती है। वहीं स्थानीय लोगों के लिए यह इसका कोई महत्व नहीं होता अगर बाहरी लोग द्वारा इसकी प्रशंसा नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि आज ताजमहल सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्मारकों में से एक है, जिससे हमें भारी मात्रा में राजस्व कमाने का मौका मिलता है। परंतु स्थानीय लोग इसका कोई महत्व नहीं समझते। अगर बाहरी लोगों ने इसकी प्रशंसा नहीं की होती तो शायद ये आज लुप्त हो जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बाहरी लोगों ने इसकी महत्व को समझा, इसके इतिहास को समझने व इसकी ओर आकर्षित होकर इसको बढ़ावा दिया और इसकी प्रशंसा की कि आज यह एक भारी मात्रा में बहुत बड़ा पर्यटन स्थल उभर कर आया है। ठीक है बच्चों, पश्चिम दुनिया के लिए इसकी सुंदरता ने इसे एक प्रमुख आकर्षण और पर्यटन उद्योग के लिए एक ऐसा पैसा बनाने वाली मशीन के रूप में तब्दील कर दिया है। कई विचारकों व दृष्टिकोणों ने ताजमहल को लेकर अपने विचारों को प्रकट किया है। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पश्चिमी दुनिया के लोगों ने इसको एक तरीके से इतना आकर्षित केंद्र माना है कि इसे पैसे बनाने वाली मशीन के रूप में तब्दील कर दिया है और इसको देखते हुए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। तो कुछ विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसे बेंगले ने 1979 में कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ताजमहल को समय के गाल पर आंसू के रूप में वर्णित किया है। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने देखा कि इस तरीके से इतिहास इतना पॉपुलर है, यह एक तरीके से एक ऐसा स्मारक के रूप में उन्होंने महसूस किया कि आने वाले समय में भारी मात्रा में उभर कर आएगा, इसलिए उन्होंने इसे एक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त की और आज भारी मात्रा में पर्यटक इससे घूमने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एलेनोर रूजवेल्ट ने महसूस किया है कि इसकी सफ़ेद संगमरमर वास्तविक प्रेम की पवित्रता का प्रतीक है। जब रूजवेल्ट वहां गई तो उन्होंने महसूस किया कि सच में ही ये सफ़ेद मरमर एक प्रेम का प्रतीक है। प्रेम महसूस उन्होंने किया और इसे एक पवित्रता का स्थान भी माना। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक वस्तु के रूप में विभिन्न दृष्टिकोण, और इस संस्कृति को लेकर अलग अलग विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए। जैसे पर्यटन उद्योग के लिए यह एक पैसा बनाने वाला उत्पाद है। स्थानीय ग्रामीण और कस्बों के लोगों के लिए यह एक मकबरा है। भारतीय उपमहाद्वीपों के भीतर कुल लोगों के लिए ये खुदरा अंगूठा है, जो शानदार स्मारक के अतीत को एक निरंतर अनुस्मारक है। वफादारों मुसलमानों के लिए पूजा स्थल है। शायर इसे गरीब लोगों के प्यार का मजाक उड़ाना मानते हैं, जो अपने प्रिय के लिए इस तरह के शानदार स्मारकों का निर्माण नहीं कर सकते। बच्चों, अलग अलग विचारकों ने अपने विचार प्रकट करते हुए स्मारक के बारे में कहा कि ताजमहल जो है वो एक तरीके से पर्यटन उद्योग ने अपना इसे उत्पाद के रूप में महसूस किया। स्थानीय ग्रामीण लोगों ने इसे एक मकबरे के रूप में प्रस्तुत किया अपने सम्मुख। उपमहाद्वीप के लोगों ने इसे खुदरा अंगूठा प्रस्तुत किया। वहाँ वफादार मुसलमानों ने इसे पूजा स्थल महसूस किया। शानदार लोगों ने इसे गरीब व प्यार का मजाक उड़ाते हुए इस स्थल को प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया है। और इस प्रकार ताजमहल को एक सार्वभौमिक मूल्य के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि ऐतिहासिक महत्व के स्थान को ज़्यादातर संबंधित राज्यों द्वारा या यूनेस्को जैसे विश्व निकाय द्वारा लिया जाता है, ताकि वे किसी विशेष मूल्य प्रणाली से जुड़े नहीं। और इस प्रकार देखा कि किस तरीके से भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, तो इसे सार्वभौमिक मूल्य के रूप में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया, जिसकी वजह से इसका इतिहास की महत्ता को या उसके आकर्षण को किस तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचाए, और वह जितनी भी कंट्रियाँ उससे जुड़ी है यूनेस्को से, वह इसका ध्यान भी रख सके और ये एक तरीके से किसी भी देश के साथ किसी भी प्रणाली के में ना जुड़े जिन्होंने यूनेस्को में सिग्नेचर किए हैं। अब चलते हैं बच्चों ताजमहल का संरक्षण और पुनरुत्थान की ओर। वर्तमान में ताजमहल भारत की एक राष्ट्रीय संपत्ति और इसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI संस्कृति विभाग द्वारा इन स्मारकों का संरक्षण और पुनरुत्थान किया जा रहा है। बच्चों, आज ताजमहल वर्तमान रूप में भारत की संपत्ति के रूप में उभर कर आया है। ASI ने इस सांस्कृतिक विभाग के रूप में इन स्मारकों का देख रेख कर रही है और इसका प्रचार प्रसार कर रही है।
नेक्स्ट है स्मारक को बनाए रखने के लिए एएसआई द्वारा खास आचार संहिता निर्धारित की गई है ताकि 350 साल पुराने स्मारक को संरक्षित किया जा सके। एएसआई की तरफ से इस स्मारक के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसकी वजह से 350 साल पुरानी ये जो स्मारक है वो उसी तरीके से बनी रहे, इसका आकर्षण केंद्र कम ना हो और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने नियम कानून पास किए हैं और उसका ध्यान रख रही है। कौन? एएसआई। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पिछले दशकों में अंतर्राष्ट्रीय विख्यात के स्मारक को उच्च प्रदूषण स्तर के कारण नुकसान हुआ। इसने संगमरमर की खूबसूरती को कम कर दिया था। इस कारण ताजमहल के 2 किलोमीटर के दायरे में एक बफर जोन बनाया गया था जहां वाहन के संचालन की अनुमति नहीं थी। और इस तरीके से कुछ सालों में हमने देखा कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर प्रदूषण कर रहे हैं जिसकी वजह से इस स्मारक को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है और वाहन भी गुजर रही है जिसकी वजह से प्रदूषण की वजह से ये सफ़ेद संगमरमर थोड़ा अपना रंग फीका करते हुए दिखाई दिए। तो एक तरीके से एएसआई ने इसके 2 किलोमीटर के दायरे में एक बफर जोन लगा दिया जहां पर वाहन जाना की अनुमति नहीं है, जिसकी वजह से इसकी आकर्षण को कम ना हो उसका ध्यान रखते हुए कुछ नियम कानून पास किए हैं। चलते हैं भीमबेटका की ओर। नेक्स्ट है मैकेचर और ड्यूफ क्रॉस ने बताया है कि पिछले 3 दशकों के दौरान रॉक आर्ट टूरिज्म ने सांस्कृतिक पर्यटन के तौर पर सार्वजनिक रुचि में विश्वव्यापी वृद्धि की है, जिसका अनुमान है कि एक वर्ष में 240 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री इससे जुड़े हैं। बच्चों, मैकेचर और ड्यू ने देखा कि किस तरीके से पर्यटक भारी मात्रा में रॉक आर्ट टूरिज्म मतलब पहाड़ों पर जाने वाली जो यात्रा है वो भारी मात्रा में बढ़ रही है। उसको देखते हुए उन्होंने बताया कि 240 मिलियन से अधिक पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हो रही है जिसकी वजह से इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सांस्कृतिक व सार्वजनिक में लोग रुचि ले रहे हैं विश्व स्तर पर, तो इसको और बढ़ाया जाना चाहिए और क्या कहते हैं इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है। डीकन कहते हैं कि सार्वजनिक धरोहर और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए नीतियां और दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं और सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार करने की सीमाएं हैं, लेकिन स्थानीय रॉक आर्ट टूरिज्म का सिद्धांत अभी प्राथमिक अवस्था में है। डीकेन कहते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर जो है और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पर भारी मात्रा में कुछ नियम कानून बनाए जाने चाहिए क्योंकि ये थोड़े जोखिम भरे होते हैं। विकास किया जाना चाहिए और लोगों को सारी सुविधा देनी चाहिए जो लोग अपने रॉक आर्ट टूरिज्म के लिए इंटरेस्टेड है, परंतु ये पहली अवस्था उन्होंने बताई है कि इसमें डेवलप करने की बहुत भारी मात्रा में ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट डिकॉन कहते हैं कि पर्यटक की शिक्षा चट्टान कला संरक्षण और पुनरुत्थान के संबंध में एक कदम है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि स्मारक का कोई क्षति होती है तो उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इसलिए एक व्यक्ति को ऐसे जैसे गुफा पेंटिंग जो वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसको पैसे कमाने के लिए बाजारीकरण के बीच विरोधाभास के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। यही विडंबना है कि पर्यटकों से अर्जित धन का उपयोग ज़्यादातर धरोहर स्थलों के संरक्षण और पुनरुत्थान के लिए किया जाता है और भी कुछ स्थलों की नाजुक प्रकृति मुख्य रूप से चट्टान कलाओं को नुकसान हो सकती है। बच्चों, डिकॉन कहते हैं कि जो पुनरुत्थान हो रहा है चट्टान के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय में बाजारीकरण के उन चीज़ों को विरोधाभास होता है, उसके ऊपर कन्वर्सेशन होते कि अब ये पहले ऐसे था अब ऐसे हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए इसको ठीक ढंग से संरक्षित करते हुए उन चीज़ों को लोगों से पैसे लिए जाते हैं और उसको देख रेख में लगाए जाते हैं जिससे कि कहीं से भी टूटे ना और इसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचे पर्यटकों के द्वारा और ना ही वैज्ञानिकों के द्वारा, और इसका भारी मात्रा में ध्यान रखा जा रहा है। नेक्स्ट है पर्यटक की आवाजाही से रॉक पेंटिंग पर पड़ने वाली दीर्घकालिक प्रभाव और उसकी मूल अवस्था के उत्थान और शोध की आवश्यकताओं पर जोर देता है। रॉक आर्ट पर्यटन के चलने वाले सामाजिक और आर्थिक सार्वजनिक हितों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पर्यटक है वो आवाजाही मतलब आते जाते रहते हैं जिसकी वजह से रॉक पेंटिंग पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव की वह लंबे समय तक चल सकते हैं या नहीं चल सकते, उन सभी का ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
है और हमें रॉक आर्ट पर्यटन को सामाजिक, आर्थिक, सार्वजनिक हितों को ध्यान में देने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से वह लंबे समय तक उसका ध्यान रख सके और उसको बढ़ावा देते हुए उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है भारत के मध्य प्रदेश में भीमबेटका शैल आश्रय गृह पहले व्यक्ति के घर थे। गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गई कला और चित्रों के माध्यम से चट्टान आश्रयों में ऐतिहासिक मानव के जीवन को दर्शाया गया है। यह समय अवधि पुराण पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक फैली गई है। आज यह स्थल प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है और हर साल हजारों पर्यटकों द्वारा इसे देखा जाता है। अब जो सवाल उठता है वह अतीत से इन अवशेषों को रखने की आवश्यकता या महत्व के बारे में है। इन चट्टानों आश्रयों में कई पर्यटक आते हैं और इसका प्रभाव यह हो सकता है कि इन चट्टान आश्रयों में टूट फूट हो सकती है। यदि कला को पर्यटकों द्वारा छुआ जा रहा है तो इससे कीमती कला का नुकसान होगा और साथ ही वर्तमान में अतीत को देखने के इस साधन का भी नुकसान होगा। जगह की पवित्रता को बनाए रखने और कला को नष्ट होने से बचाने के लिए सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के परिणाम स्वरूप विश्व धरोहर स्थल के दिशा निर्देशों के भीतर पर है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भीमबेटका स्थल है वो एक तरीके से पहले घर हुआ करता था जहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पर आपको पुराण पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के बारे में जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, किस तरीका रहन सहन था, उनके चित्र देखने को मिलते हैं। परंतु आज का सवाल यह है कि यह आज इतिहास से संरक्षित करते हुए, देखभाल करते हुए उभर आया है, परंतु आज के वर्तमान समय में इसका ध्यान किस तरीके से रखा जाएगा और कौन इसका ध्यान रखेगा। तो यह सारा का सारा विश्व धरोहर यूनेस्को है उसने उठाया है। इसका ध्यान रखना, इसके ऊपर प्रचार प्रसार करना, लोग अगर पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं तो उनके क्या नियम कानून होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसे छुएगा तो वो टूट सकती है। अगर पर्यटक इसके नियम कानूनों का पालन नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में इस संपत्ति को नुकसान पहुँचाएंगे, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, अपना आकर्षण खो देगी। पर्यटकों को जो इसको देखकर आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए उभर के आया है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होने लगेगा। परंतु ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं। जितने भी लोग विश्व धरोहर में जिन्होंने भी हस्ताक्षर किए उन सभी ने इसका रख रखाव रखने का फैसला किया है और इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिससे कि इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचाए और अपनी संस्कृति को, अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उसका पालन करते हुए, इतिहास का ध्यान में रखते हुए, उसका पालन करते हुए इसको बरकरार रखा जा सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है भारतीय संदर्भ में जिन धरोहर स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचाना और स्वीकृति दिया गया है उसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सेक्शन ASI द्वारा की जा रही है। जिन भी पर्यटन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है बच्चों, उन सभी की देखभाल करना, उसको प्रचार प्रसार करना किसने उठाया? ASI द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है धरोहर स्थलों की मरम्मत, संरक्षण और पुनरुत्थान भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा सीधे प्रतिबंधित किया जा रहा है। ऐसा ही दिशा निर्देश जारी करता है जो धरोहर स्थलों के आसपास व्यापक रूप से प्रसारित होती है और इस तरीके से अगर उसमें कुछ भी टूट फूट हो जाती है उसका प्रचार प्रसार करना, उसकी देख रेख करना है, वो कौन करता है? ASI द्वारा की जा रही है और उसे एक तरीके से उसके आसपास के एरिया को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी तरीके से वो प्रदूषण की वजह से, पर्यावरण के वजह से या पर्यटकों की वजह से कहीं ना कहीं लुप्त ना हो या किसी भी तरीके से उन्हें नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट है भीमबेटका क्षेत्र के अवरोधों के मामले में उन क्षेत्रों के आसपास अवरोधक लगाए जा रहे हैं, मतलब रोकें लगाई जा रही है जहां पर गुफा कला बनाई गई है या पाई गई है। कुछ दूरी के बाद पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं होती। चट्टान कला और पर्यटकों के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी जाती है और इस तरीके से जो भीमबेटका है उसके आसपास के लोगों के लिए और उस जगह के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए, अवरोधक लगाए
है कि हाँ भाई, इतनी दूरी के बाद इन जगहों को देखने के बाद आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए कुछ नियम कानून बनाकर वहाँ लागू किए गए हैं, जिससे हम भीमबेटका जैसे पुरातत्व स्थलों को या ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित कर उनका ध्यान रखकर प्रचार प्रसार कर उसे सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यटन बनाम हेरिटेज स्थल कुछ मुद्दे। अब पर्यटन से रिलेटेड जितने भी हेरिटेज को, धरोहर को परिभाषित करते हैं, उन स्थलों के कुछ मुद्दे हैं, उसको चर्चित करते हैं। जैसे डिलेंसी ने कहा है कि धरोहर वर्तमान में एक अतीत का धरोहर होने के नाते ऐतिहासिक उत्पादन के समान ही आकार ले चुका है। सत्ता के पदों पर आसीन व्यक्तियों ने कथाओं के मूर्त और अमूर्त निरूपण को महत्व दिया है, जो उनकी स्थिति को बढ़ाता है और आधिपत्य स्थापित करता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है, डिलेंसी कहते हैं कि आज जो हमारे विश्व की धरोहर है, इतिहास की धरोहर है, उसने आज एक ऐतिहासिक उत्पादन के आकार ले चुका है। साथ ही जो सत्ता है आज बैठी हुई, वह उसके मूर्त और अमूर्त दोनों को ही महत्व दे रही है, जिससे उसकी कुर्सी भी बची रहे और वो उनका ध्यान भी रख सके। मूर्त वो होती है जिनका आकार होता है, अमूर्त वो होती है जिनका कोई आकार नहीं होता है। मूर्त में जैसे धर्म स्थल हो सकते हैं, अमूर्त में आपका प्राकृतिक चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये दोनों ही इस तरीके से स्थापित किए आज की सत्ता ने कि वह अपनी कुर्सी पर बैठकर इनका ध्यान भी रख सके और इसको महत्व देते हुए अपना आधिपत्य भी जमा सके लोगों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार समुद्र तटों पर प्लास्टिक के कूड़े में योगदान देने के लिए पर्यटन सबसे बड़ा कारक है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च द्वारा एक अध्ययन किया, जिसके अंदर पाया गया कि सबसे ज़्यादा समुद्र में जो कूड़ा आया है वो पर्यटकों के वजह से आया है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ताजमहल जैसे धरोहर स्थल की बात करें तो वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता है, लेकिन आज के मामलों में पर्यटन ने वास्तव में इसे बचा लिया है, क्योंकि आसपास के कारखानों में वायु प्रदूषण संगमरमर के रंग पर प्राकृतिक प्रभाव डाल रहा था। लेकिन पर्यटन की चिंता और इस तथ्य को अब एक राष्ट्रीय खजाना माना जाता है, जिसके कारण प्रदूषण के स्मारक तत्व तक पहुंचने से रोकने की कार्यवाही की गई है। ताजमहल को ध्यान में रखते हुए कि ये एक विश्व विरासत है, तो उसके लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ओजोन परत बनाई गई, जिससे वहाँ पर कोई भी वातावरण को प्रभावित ना कर सके और वाहन ना चलाए, और पर्यटकों को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे वहाँ पर किसी भी तरीके से उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरी ओर है भीमबेटका के शैलाश्यों को भी खतरा है, क्योंकि कई पर्यटक द्वारा गुफा की दीवारों पर कला को खतरे में डाल रहे हैं। समुद्र तटों पर अपशिष्ट पदार्थों को डाला जा रहा है, जिससे होने वाले जल प्रदूषण के कारण मूल्यवान जल जीवन का नुकसान हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भीमबेटका है उनके ऊपर जो भी अवशेष देखे गए हैं, पुराण पाषाण से लेकर मध्य पाषाण के अकॉर्डिंग जितनी भी कला चित्र बनाई गई हैं, कला चित्र बनाए गए हैं, उनको नाश ना हो, वह पर्यटक किसी तरीके से छुए ना, कोई भी तरीके से उसको नुकसान ना पहुँचे, और वहाँ पर उसे देखने के लिए जितने पर्यटक आ रहे तो वो किसी भी तरीके से कूड़ा काड़ा ना फैलाए और उसको जल में ना फेंके। इसका भी ध्यान रखते हुए उसके कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, और इससे नुकसान होने की संभावना है, उसके ऊपर भी कुछ नियम कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यटन ने मानव समाज की सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रभावित किया है, जिससे स्थानीय समुदायों का विस्थापन और पुनर्वासन हो सके। कहने का तात्पर्य है कि आज पर्यटन ने मानव के सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से कुछ विस्थापन हुआ, कुछ पुनर्वासन हुआ। मतलब कि कुछ रूल रेगुलेशन हमने अपनाए हैं, किसी ने हमारे अपनाए, किसी ने अपने खो दिए हैं। इस तरीके से कुछ नई पीढ़ियाँ आई हैं, कुछ पुरानी पीढ़ियाँ, और कुछ दोनों ही ख़त्म होकर एक नया आकार के रूप में उभर कर आई है। ठीक है, नेक्स्ट है, वात्स्यायन ने कहा है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशंस फर्नीचर्स ने घोषणा की है कि संरक्षित क्षेत्र के निर्माण से दक्षिण एशिया जैसे धनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सदियों से मनुष्य द्वारा बसे हुए परिदृश्य में अधिकांश सुरक्षित क्षेत्र है। वन्य जीव अभयारण्य, प्रकृति का सर, वन्य भंडार कुछ ऐसे स्थान है जो
पर्यटन के प्रभाव में आए हैं। ये क्षेत्र पहले कई मानव समुदायों के लिए घर थे जो अब प्रतिबंधित क्षेत्र बन गए हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को अपनी जीवन शैली से अलग रहना पड़ा जो पहले जंगल के आसपास केंद्रित था। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है, जो दक्षिण एशिया है वो एक तरीके से प्राकृतिक दृश्य था, हुआ करता था, वहाँ लोग निवास करते थे, परंतु जिस तरीके से उसे देखकर प्रकृति से प्रभावित होकर भारी मात्रा में पर्यटक आने लगे तो वो एक तरीके से विश्व धरोहर घोषित कर दिया, उसे कुछ क्षेत्रों में से व कुछ नियमों से प्रतिबंधित कर दिया, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों का एक आवास था वो सारे छूट गए और कहीं न कहीं वो एक तरीके से उनकी संस्कृति छूट गई, उनका रहन-सहन सब कुछ छूटता गया और इस तरीके से आज वह एक विश्व धरोहर है, जिसकी वजह से आज उसको कई नियम कानून से वर्णित किया गया है और आज यह एक तरीके से पर्यटकों का एक पर्यटन स्थल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बाघों के संरक्षण और पुनरुत्थान के लिए सरसिका टाइगर रिजर्व का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से कई स्थानीय गांवों को वहां से हटाकर दूसरी जगह बसाया गया है। इन विस्थापित समुदायों में से अधिकांश को स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे उनकी स्वदेशी संस्कृति और लोक रीतियाँ खो गई है। भारत में कई राष्ट्रीय पार्क मनुष्य और वन्य जीवों के बीच और तथाकथित अतिक्रमणकारी और प्रवर्तकों दोनों के बीच हिंसक टकराव के स्थल बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि बाघों के संरक्षण के लिए भी सरकिसा टाइगर रिजर्व जैसे निर्माण जंगल किए गए हैं, जिसकी वजह से जो भी आसपास के गांव के थे उन लोगों को हटाया गया, वहां से विस्थापित कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जो रीति रिवाज थी, उनका जो कल्चर था वो एक तरीके से नष्ट होता दिखाई दिया। वहां पर कुछ नियम कानून बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर हर चीज़ को हर जाने के लिए हर चीज़ को पूछकर किया जाता है और वहाँ पर हर चीज़ की मनाही ही की गई है कि वह कोई भी पर्यटक बिना परमिशन के वहाँ बस नहीं सकता, क्योंकि वह एक बाघों का है तो वहाँ पर जान हानि होने के चांसेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसे एक तरीके से विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर हर तरीके के पर्यटक नहीं जा सकते हैं, बहुत लिमिटेड पर्यटक जाते हैं जिनको वहाँ की नॉलेज होती है या फिर कोई गाइड के द्वारा वहाँ पर भ्रमण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेक रिया का मानना है कि बहुत से पर्यटक अन्य लोगों के जीवन और संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए यात्रा करते हैं, इसलिए यात्रियों को इस बात का पूर्वाभास हो जाता है कि वे क्या उम्मीद कर रहे हैं। पर्यटकों को संतुष्ट करने के लिए गंतव्य देशों की संस्कृति में परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन के लगातार दबाव से व्यक्तियों की आदत, दिनचर्या, सामाजिक जीवन, विश्वास और मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैक रिया का मानना है कि बहुत सारे पर्यटक इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं तो वो बहुत सारा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके पर्यटकों की जो भी आवश्यकता होती है, उनका जो अतीत होता है, उनका जो अनुभव होता है, पर्यटकों की जो आवश्यकता होती है वो कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों का जीवन दिनचर्या पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और वह अपना कहीं ना कहीं संस्कृति, अपने इतिहास को लुप्त होता हुआ देख सकते हैं। और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के कल्चर को भी जानते हैं और लुप्त होता हुआ दिखाई भी देता है और अपने इस इतिहास को हम बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस तरीके से बच्चों, जो भी विरासत हमारे पूर्वजों हमारे इतिहास से हमें मिली है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देना हमारा धरोहर या फिर हेरिटेज कहलाता है। और इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला है, भारत में उपयुक्त उदाहरण की सहायता से धरोहर स्थल की पुनरुद्धार और संरक्षण पर चर्चा करना। इसके अंदर आपको भारत के अंदर जितने भी धरोहर स्थल है उसके पुनरुद्धार, उसकी देखभाल के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, वह किस तरीके से आप उसको संरक्षित करने में नियम कानून बनाए गए हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हेरिटेज, जिसे हम विश्व धरोहर, विश्व विरासत कहते हैं। वो पर्यटन को परिभाषित कीजिए और उसके द्वारा कि जो भी हमारी विरासत है वो किस तरीके से पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करती है या फिर उसका एक केंद्र बिंदु बन जाती है, किस तरीके से मिल जाती है, उस प्रक्रिया को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है केस स्टडी पर अनुच्छेद लिखे। इसमें ताजमहल और भीमबेटका के ऊपर एक अनुच्छेद लिखने का रहता है, केस स्टडी लिखने के लिए आ सकता है। और इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।